हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। इस वीडियो में हम लोग BCOG 172 दैट इज इंडियन इकोनॉमी जिसका पेपर आप लोगों का 16 जून को है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और आप लोगों के लिए मैंडेटरी है करके जाने। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका सारा कुछ प्रिपेयर हो जाएगा पेपर के लिए। ओके, इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि आप कंफर्टेबली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, हाउ इज इट मेजर्ड इन इंडिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इजी क्वेश्चन, पॉवर्टी क्या होता है, क्या कैसे नापा जाता है और क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं। इससे इजी क्वेश्चन आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत जनरल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले समझते हैं पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी यानी गरीबी, सिंपल। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग अपनी बेसिक नीड्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो ये नीड्स जब आपकी फुलफिल नहीं हो पाती तो उसे हम गरीबी कहते हैं या फिर पॉवर्टी। ओके, इसके एब्सोल्युटली दो जो हैं पार्ट्स होते हैं या फिर टाइप्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास इतनी इनकम भी नहीं होती कि वो अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी कर सके। ओके, जो हमने अभी बात करी रोटी कपड़ा मकान वाली। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी जब किसी ना इनकम सोसाइटी के एवरेज लेवल से बहुत कम हो, यानी कि समझ लो आप लोगों के हमारी सोसाइटी के एवरेज लेवल इनकम इज 20,000 पर मंथ। ठीक है, अब किसी की इनकम अगर इससे भी कम होगी ना, या इससे बहुत ज्यादा कम होगी, मतलब वो कंप्लीटली गरीब नहीं है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पा रहा है लेकिन उसकी एवरेज इनकम से कम है, तो दूसरों के कंपैरिजन में तो कम हुई ना, तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहेंगे। दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं हम जब एवरेज से। ठीक है, पॉवर्टी इंडिया में देखो कैसे मेजर की जाती है। इंडिया में पॉवर्टी मेजर करने के लिए कई मेथड यूज किए गए हैं। सबसे पहला है पॉवर्टी लाइन मेथड। ठीक है, पॉवर्टी लाइन में आपको एक मिनिमम लाइन होती है जो प्लानिंग कमीशन ने दे रखी है कि आपको 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे मिल रही है, 2100 अर्बन एरियाज में मिल रही है पॉवर्टी लाइन के लिए। ठीक है, इसी के लिए एक तेंदुलकर कमेटी अप्रोच भी आया था। ठीक है, कैलोरीज उन्होंने बोला था कि हम एक्सपेंडिचर पे मूव करेंगे, कितना स्पेंड करते हैं लोग। फिर आता है रंगाराजन कमेटी अप्रोच, ये 2012 में आई थी। इन्होंने पॉवर्टी लाइन को सजेस्ट करा कि एक्सपेंडिचर का जो थ्रेशोल्ड है वो हम इंक्रीज करेंगे। ओके, फिर आ जाता है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि इनकम तक ही जो है पॉवर्टी सीमित नहीं है, हेल्थ एजुकेशन इन सब चीजों को भी हमें करना पड़ेगा इंक्लूड। फिर आता है हेड काउंट रेशियो। देखो, हेड काउंट रेशियो जो है वो देखता है कि कितने लोग, मतलब ऐसे काउंट कर कर प्रॉपरली पॉपुलेशन में कितने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ओके, अब अगर हम इसके कॉजेज देखें तो वेरी इजी। देखो, कॉजेज में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही, तो पॉवर्टी के नीचे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो नौकरियां नहीं होंगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं है, लोग बहुत ज्यादा फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, तो वो हो ही नहीं पा रहा, तो कैसे। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बहुत ज्यादा अमीर हमारी दुनिया में है और बहुत ज्यादा गरीब है, तो एक मिसबैलेंस हो रहा है उस चीज का। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्किल्स, पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो वो लोग नई चीजें नहीं सीख पाते। पुअर हेल्थ है, ऑलराइट, कि ऑब्वियसली अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कैसे काम कर पाओगे, पढ़ लिख कैसे पाओगे। ओके, आपको 8 जो है ये कॉजेज या दे रखे हैं, आपको 8 के 8 नहीं लिखने होंगे, पेपर में 4-5 लिखा होगे, काफी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, डिस्कस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, सिर्फ लिबरलाइजेशन पे भी आ सकता है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे या फिर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे भी आ सकता है, तो इसका ध्यान रखोगे। ओके, देखो, इंडिया को इमर्जिंग इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम लोग जापान को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था पिछले साल। ओके, इस अब वापस आ गए अपना। 1991 में इंडिया को सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा था और इसी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1991 का, तो उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे वो लोग जुलाई 1991 में। ठीक है, इसमें क्या आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मैं आपको स्मॉल में बता देती हूँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है,
देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, ठीक है। यानी कि आप गवर्नमेंट का इतना ज्यादा जो इंटरफेरेंस था उसको कम कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस के रूल सिंप्लीफाई हो गए थे, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी गई थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस हटा दिया गया था, तो इंडस्ट्रीज खड़ी करना आसान हो गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ था, कॉम्पिटिशन और ग्रोथ बढ़ी थी हमारे यहाँ पे। फिर आया प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन नाम से पता लग रहा है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाना। गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज में अपनी ओनरशिप जो है कम कर दी थी, अपने आप को पीछे रख दिया था और प्राइवेट कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज दे दी थी, ठीक है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करना। इसके थ्रू क्या हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा था, हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया था बाहर की कंट्री के साथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया था, फॉरेन कंपनीज अपने ऑफिसेज यहाँ बनाने लग गई थी, ठीक है। तो ये सब हुआ था ग्लोबलाइजेशन में। अब इसके इम्पैक्ट क्या रहे थे, जीडीपी हमारा ग्रोथ इंक्रीज हुआ था सबसे पहले तो, ठीक है। आईटी सेक्टर ग्रो हुआ था बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपनीज आ गई थी बाहर वाली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, ठीक है। बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने लग गए थे, और जो है कंज्यूमर की चॉइसेस इंक्रीज हो गई थी, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए थे, ठीक है। इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी हमने बता ही दिया क्या था, क्योंकि हमारी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इंक्रीज हो गई थी, जीडीपी इंक्रीज हो गया था, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए थे। तो हमारा जो है इमर्जिंग इकोनॉमी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी डेवलप कर रहे हैं, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट एंड गिव सजेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सबको पता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है। ये बेसिकली वो बेसिक फैसिलिटीज है जो इकोनॉमी को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारे आसपास, रोड्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीजें हमें हेल्प करती हैं। ऑफिसेस कैसे काम करते हैं, जो आपके पास रोड्स होंगी, मेट्रोज होंगी, तभी तो लोग जा पाएंगे, है ना। तो ये वो बेसिक फैसिलिटीज है जो हमारी इकोनॉमी को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं, ओके। अब देखा जाए काफी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सब आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डायरेक्टली आपका जो है प्रोडक्शन, इकोनॉमिक किससे रिलेटेड हुआ, आपको काम करने के लिए अलाउ कर रही है, ओके। सोशल आ जाता है कि हमारी बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, घर वगैरह हैं, ये सब, ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए होता है, एक तो बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे इसकी सर्विसेज होनी चाहिए कि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। ये सब होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम इंपॉर्टेंस देखें इंडिया में क्या क्या है इनकी, तो वेरी इजी। इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ऑब्वियसली आप काम वाम करोगे तो ही पैसे कमाओगे, तो ही तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना। पर काम पे जाने के लिए क्या चाहिए, रोड्स चाहिए, वहां पे पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब, ठीक है। प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करती है। अगर आपके पास रोड्स वगैरह होंगी तो एटलीस्ट आप लोग टाइम से पहुंच सकते हो ना। ये तो नहीं है कि पूरा एक प्लेन चार्टर करके आपको ऑफिस बुलाना पड़ रहा है। तो यही, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जब रोड्स वगैरह बनते हैं, ऑफिस वगैरह बनते हैं, लोगों को काम मिलता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करने आती है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, वेरी इजी। अब हम आते हैं कुछ सजेशन जो हम इंडिया में डाल दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एक तो हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, ठीक है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाओ, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को दो ओनरशिप। साथ ही साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। हमारे अर्बन तो है लेकिन रूरल में हमारी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करो, यानी कि आईटी में इन्वेस्ट करो, ओके, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। और स्मार्ट सिटीज डेवलप करना स्टार्ट करो, यानी कि जैसे कि स्मार्ट सिटीज वो होती है जो आप लोग एनवायरमेंट के बेसिस पे भी करते हो, एनवायरमेंट को नजर में रखकर, ओके। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस इट्स टाइप, कॉजेज एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब कोई पर्सन काम करना चाहता है और केपेबल भी है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। जैसे कि हम समझ लेते हैं, सोचो यूपीएससी का पेपर सारे देते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी सीट्स नहीं है ना कि सबको लिया जाए।
अब जो इंसान ने प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर कर लिया, वो इंटरव्यू में रह गया, तो वो केपेबल तो है, उसमें स्किल्स हैं कि वो इंटेलिजेंट है, उसके पास है स्किल्स, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, तो इसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो काम नहीं करना चाहता, काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके टाइप्स देखें तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब वर्कर्स की स्किल्स और अवेलेबल जॉब्स मैच नहीं करती। एक इंसान ने समझ लो इंग्लिश में मास्टर्स पीएचडी करी है और अब हमने उसको बिठा दिया हिंदी का टीचर बनाकर, ठीक है, तो उसकी स्किल्स और जॉब का मैच नहीं कर रहा। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई पर्सन जॉब चेंज कर रहा हो। ठीक है, जब आप स्विच करते हो 2-3 महीने का जो गैप आता है उसे कहते हैं। ठीक है, साइक्लिकल होता है जैसे कि एक ही पीरियड में रिसेशन की वजह से आप सिर्फ जो है समझ लो गर्मियों में जैसे कोई इंसान एसी का काम कर रहा है, अब सर्दियों में तो वो नहीं होगा ना, या फिर सीजनल भी कह सकते हैं इसे हम लोग, सीजनल में भी सेम होता है। साइक्लिकल में बेसिकली ये होता है कि ना डिमांड वगैरह कम हो जाती है, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। जैसे आप समझो अभी जब पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, तो लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे ना, तो इसे कहते हैं साइक्लिकल। ओके, या फिर समझ लो किसी सेक्टर में, अब आईटी सेक्टर में एआई वगैरह आ गया है तो जॉब्स खत्म हो रही है, तो इसे कहते हैं साइक्लिकल। ठीक है, सीजनल मैंने आपको बता दिया कि किसी सीजन में ही होता है, जैसे कि एक सीजन आता है शादियों का, तब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है फोटोग्राफर्स और इन सब का, मेकअप आर्टिस्ट का, और तो जब नहीं होता तब नहीं। ठीक है, डिस्गाइज्ड होता है, यानी कि ऐसे काम में एंगेज्ड है वर्कर्स जहां पर वो लोग ज्यादा वर्कर्स चाहिए लेकिन कम एम्प्लॉयड है। ठीक है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पे लोग काम करते हैं डिस्पाइट वो लोग काम और जगह ढूंढ भी रहे होते हैं, जैसे कि कोई किसी ऐसी जगह काम कर रहा है जहां उसे नहीं करना, तो इसलिए वो और जॉब्स वगैरह भी ढूंढ रहा है। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंसान बहुत एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, लेकिन जॉब्स नहीं मैच कर रही। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल वर्क इन जॉब्स बिलो देयर स्किल लेवल। अब मैं बता रही हूँ ना, जिससे समझ लो किसी इंसान ने यूपीएससी क्रैक करने के लिए बैठा, इंटरव्यू रह गया, लेकिन अब वो पीएन की जॉब कर रहा है, तो उसका स्किल लेवल जो है मैच नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसा काम कर रहा है जहां पे वो विलिंगली या केपेबल नहीं है, वो बेटर कर सकता है। ओके, अब अगर हम इसके कुछ कॉजेज देखें तो वेरी इजी, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट है इसलिए भी। ठीक है, स्लो ग्रोथ है हमारी कंट्री में, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही कि वो इतनी एम्प्लॉयमेंट ला सके। स्किल मिसमैच बहुत ज्यादा है, बहुत सारे जॉब सीकर्स को मॉडर्न इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिल पाता। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर पैसा जो है इंडस्ट्री मशीनों में लगाया जाता है, लोगों में नहीं। ओके, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए पता ही है हमें। देखो मनरेगा वाली जो आई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें हर एक को काम देंगे एक एक घर से। ठीक है, वो वाली। फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये सब आए थे, ये सारी आपको पढ़नी है, बहुत इजी है कि कैसे कैसे स्टार्टअप इंडिया आया था कि एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मेक इन इंडिया आया था कि जॉब्स वगैरह जो है अपने उसमें बनाओ, अपनी कंट्री में बनाओ, अपनी कंट्री में सब कुछ करो। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स हो गई। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की मेजर एक प्रॉब्लम है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हमें बेसिकली स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। ओके, तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊंगी, आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। ओके, मैं टाइम से लेकर आऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें अराउंड 17 क्वेश्चंस हैं और 10 आप लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। ओके, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ पेड रहेगा, फ्री नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए है, तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। ओके, आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो, BCOG172, बस ये मैसेज कर देना और मैं आप लोग को इसकी प्राइस लिस्ट भेज दूंगी। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।